वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी 2024 अपर प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अंतिम 55 दिवस के लिए क्रैश कोर्स यहाँ पर शुरू होता है। 22 जनवरी को स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिल गया होगा। 23 जनवरी से आपका ग्रुप हम यहाँ पर शुरू मान रहे हैं, जब आपके पास लगभग 54 दिवस यानी 54 डेज आपके पास एग्जाम के लिए बच रहे हैं यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 में। तो इस वीडियो का मेन फोकस ये है, जो हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं उन मेंबर्स को बताना अंतिम 55 दिवस में क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या स्टडी ओरिएंटेशन रखना चाहिए कि आप अपना प्रीलिम्स 2024 का कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित कर सकें। 17 मार्च 2024 डेट क्लियर हो चुकी है। लास्ट स्ट्रैटेजी हमने दी थी तो उसमें डेट नहीं क्लियर थी, लेकिन अब एक फिक्स्ड टारगेट आपको मिल चुका है। 17 मार्च को पेपर होना है, किसी भी तरीके से टलने की उम्मीद नहीं है। यूपीपीएससी ने लगातार पिछले 2-2.5 सालों से अपने कैलेंडर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। 17 मार्च 2024 को आपकी पेपर होना है और अब जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसको हॉल्ट कर दीजिए पूरी तरीके से। अंतिम 54 दिवस पूर्णतया आप प्रीलिम्स पर फोकस करिए। कंप्लीट फोकस अब प्रीलिम्स एग्जाम पर होना चाहिए GS1 पेपर में, जिससे आपका कट ऑफ निकलेगा और सीसैट की भी इतनी ऑप्टिमम तैयारी अब आपको कर लेनी चाहिए जिससे आपका एग्जाम रुके नहीं। इस पूरे स्ट्रैटेजी वीडियो में हमारा टारगेट यही आपको रहेगा बताना कि किस तरीके से क्या क्या आपको स्टडी करना है। जो स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में दिया गया है किस तरीके से स्टडी करना है, एफिशिएंटली कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, किन चीज़ों पर फोकस करना है, किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है, पेपर का पैटर्न और ये सब तो वैसे पता होता है सभी को अभी तक, लेकिन किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, प्रीलिम्स वाले को किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, हम कट ऑफ तक पहुंचने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं अंतिम 54 दिवस में, इस पर फोकस रहेगा। अब पूरा आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए, कुछ भी छूटे नहीं और जरूरी चीज़ों का रिवीजन भी हो जाए, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने OMR में सही कर सकें और कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकें। अंतिम 54 दिवस एग्जाम के बचे हैं, लगभग सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी एक बार परीक्षा योजना पर नजर डाल लेते हैं। परीक्षा योजना इस तरीके की होगी, अपडेटेड सिलेबस के बाद प्रारंभिक परीक्षा वैसे ही जैसे हमेशा से होता आया है। GS पेपर 1 होगा जिसको प्रथम प्रश्न पत्र बोलते हैं, जिसकी तैयारी के लिए आप यहाँ पर जुड़े हैं। इसी से कट ऑफ डिसाइड होता है। सेकंड पेपर सीसैट पेपर कहा जाता है, क्वालिफाई करना इसको जरूरी है। आपको 33% लाना इसमें अनिवार्य होता है। 33% नहीं लाते हैं अगर आप फेल हो जाते हैं इसमें, तो GS पेपर में जितने भी नंबर लाएं उसका कोई मायना नहीं रह जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी दोनों ही पेपर्स में, जो प्रीलिम्स वाले होंगे ये ध्यान रखना है। तो इस नेगेटिव मार्किंग से पार पाते हुए आपको कट ऑफ तक पहुंचना होता है। फिर आपका कट ऑफ बनता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन जाता है। फिर इसको जो लोग क्लियर करते हैं मुख्य परीक्षा देते हैं, जो आपकी अंतिम मेरिट बनती है उसमें मुख्य परीक्षा के ही नंबर जोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से दिखाया गया है। GS1 के 200, GS2 के 200, इस तरीके से GS के 6 पेपर होते हैं। समान हिंदी का 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। एक निबंध आता है जिसको आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी एक भाषा में लिखेंगे और इसके भी 150 मार्क्स होते हैं। तो 1500 नंबर का आपका रिटन पेपर होता है सेकंड स्टेज में, और रिटन पेपर में मात्र पोस्ट के 15 गुना लोग ही सिलेक्ट होते हैं। पोस्ट इंटू 15, बहुत फंडा क्लियर है। जितनी पोस्ट अनाउंस हुई है आपने देख ही लिया, कितनी पोस्ट अनाउंस हुई है, काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट अनाउंस हुई है, उनके 15 गुना लोग ही मेंस में जाएंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। इसी वजह से प्रीलिम्स एग्जाम कराया जाता है। और एक कारण ये भी है कि प्रीलिम्स एग्जाम लगातार टफ क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम हो रही हैं और परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर अंत में 100 नंबर का आपका साक्षात्कार यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये होता है। फिर आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट बनती है पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट बनती है और जो भी पोस्ट आई होती है उसमें फिर कैटेगरी वाइज न्यूनतम अधिकतम अंक दिखाए जाते हैं। रिजल्ट के समय न्यूनतम अंक आपको लाने होते हैं उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए। ठीक, ये सभी को क्लैरिटी होनी चाहिए। जो लोग 1-2 बार अपीयर हो चुके हैं वो ये बेसिक डिफरेंस जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं प्रारंभिक परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या होता है किसी भी आयोग का, क्योंकि सभी को मौका देना है। ठीक है, किसी को आप पहले से नहीं कह सकते कि आप सीधे आइए मेंस लिखिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया तो हो नहीं सकता है। तो एक प्रारंभिक परीक्षा कराई जाती है, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, कि एक आपको MR बेस्ड पेपर कराएंगे, उसमें ये पता चल जाएगा आयोग को कि कितने लोग मुख्य परीक्षा लिखने लायक हैं, और जो मुख्य परीक्षा लिखने लायक नहीं है, जो ऑप्टिमम कट ऑफ नहीं हासिल कर पाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं परीक्षा से पहले ही स्टेज में। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ काम करती है। आप प्री के बाद, मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद एक जो ऑप्टिमम जो नंबर सेट करता है आयोग, जिसको फाइनल कट ऑफ बोलते हैं, उस तक पहुंचते तो आपको जो है पोस्ट मिलती है। अदरवाइज फिर से आप नीचे सरक करके आ जाते हैं, फिर से अगले साल शुरुआत करते हैं। तभी कई सारे एस्पिरेंट इसको स्टेट पीसीएस के खेल को सांप सीढ़ी का खेल भी बोलते हैं, कि आपको हमेशा अगले साल 0 से ही शुरुआत करना है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ यानी कि OMR बेस्ड या फिर हम लोग कह सकते हैं MCQ बेस्ड होनी है, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, इसमें फैक्चुअल मेमोरी स्किल्स पर फोकस करना होता है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, हर टॉपिक की छोटी छोटी बारीक जानकारी भी पूछी जा सकती है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वस्तुनिष्ठ पेपर में OMR जो लिखने जा रहे हैं उसकी घर पे नहीं प्रैक्टिस किए होंगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि कई सारे क्वेश्चन तो लोग ऐसे ही गलत कर देते हैं जो बिना प्रैक्टिस के जाते हैं। वो लगाने कुछ और जा रहे होते हैं, OMR में कुछ और लग जाता है जल्दबाजी में। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस लास्ट पेड क्रैश कोर्स में आए तो आपने देखा होगा कि इस ग्रुप में कितने सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। इतने सारे क्वेश्चन अपलोड करने का एक
मोटिव है, एक उद्देश्य है, वो यही है कि आपको प्रैक्टिस में लाया जाए। आप वहाँ पे 150 क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेंगे ओएमआर में, लेकिन अगर आप घर से 9-10 हज़ार क्वेश्चन नहीं लगा करके गए, वो 150 क्वेश्चन आप पर बहुत भारी पड़ते हैं उस परीक्षा अवधि में। जितने भी टाइम आप एग्जाम रूम में बैठेंगे, वो 150 क्वेश्चन आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, आपके दिमाग पे हावी हो जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। जब आप प्रैक्टिस किए होते हैं तो वो क्वेश्चन हावी होने की कोशिश नहीं करते, आप उन क्वेश्चंस पे हावी होते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको वहाँ पे कंफ्यूज भी करती हैं, तो आप उसका एक सरल उपाय निकाल करके कई बार सही उत्तर तक भी पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस का यहाँ तक महत्व है। ऐसे ही प्रैक्टिस का महत्व मेंस एग्जाम में भी है। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, आप कट ऑफ नहीं निकाल सकते हैं मुख्य परीक्षा का। तो प्रैक्टिस दोनों में ही मैंडेटरी है। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की अलग तरीके की है, अलग लेवल की है, और प्रारंभिक परीक्षा की अलग तरीके की है। रिवीजन का बहुत महत्व है यहाँ पे, इतना मेंस में नहीं महत्व है जितना कि प्रीलिम्स में। रिवीजन का बहुत महत्व है, क्योंकि छोटी छोटी बारीक जानकारी भी इसमें पूछी जा सकती है। रिवीजन का इफेक्टिव तरीका क्या होता है, वो अभी सब वीडियो के आगे के हिस्से में हम आपको इंसाइट अपनी देंगे। तो प्रैक्टिस के लिए जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, उनको क्विज ग्रुप के साथ ही टेस्ट सीरीज का ये पैकेज भी मिलता है। टेस्ट सीरीज आपकी इन डेट्स पर होगी। 1 फरवरी 2024 से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। टोटल 35 टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है। 20 सेक्शन वाइज 15 फुल लेड टेस्ट यहाँ पे आपके कराए जाएंगे। तो इस तरीके से भरपूर आपको प्रैक्टिस करने का अवसर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है बदलते पैटर्न और ट्रेंड में। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कई सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही मिस कर देंगे जो सरल वाले होते हैं। लोग टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं, या फिर फुल पेड ग्रुप में हैं, या फिर टेस्ट सीरीज विद करंट वाले में, आप समझिए कि जिस भी तारीख को टेस्ट होगा 8 बजे आपके स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, जिस भी ग्रुप को आपने ज्वाइन किया जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, आपके ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगी। क्वेश्चन पेपर टाइप बिल्कुल हम टाइप करते हैं, प्रिंट कराते हैं उसको बिल्कुल आयोग के फॉर्मेट में। एक तरफ हिंदी भाषा में, एक तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहता है, डबल मार्जिन में फॉर्मेटिंग के साथ, और उसको आपको फिर अटेम्प्ट करना होता है। उसमें आप सेल्फ इवेल्युएट करेंगे, आंसर की से मिलाएंगे, जहाँ जहाँ पर जरूरी होता है एक्सप्लेनेशन भी टेस्ट सीरीज में गिवन रहता है। आपने स्ट्रैटेजी पीडीएफ को अगर पढ़ा हो तो काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। पहले ग्रुप में भी यही दी जाती है, आगे फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी वीडियो में समय के हिसाब से आपको बता दिया जाता है, जो समय जो कंडीशंस जिस समय पर होती है उस समय क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो में बता दिया जाता है। जैसे इसमें कई सारी चीज़ें आपको लिखी देखने को मिलेंगी। डेली करंट अफेयर के बारे में दिया होगा, आपको समरी पीडीएफ और बेसिक बुक पीडीएफ के बारे में दिया होगा, लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं करनी है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो में को ध्यान से देखिएगा, जिसमें जो जो आपको बताया जाएगा वही सब आपको स्टडी करना है अंतिम दिवस में। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए सभी को। अब आपको जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, कि बेसिक बुक्स रीडिंग का अब ज़्यादा समय नहीं आपके पास बच रहा है। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें करनी चाहिए थी, आप करेंगे भी तो कोई लाभ नहीं है। जो हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है, जैसे 2025 वाली स्ट्रैटेजी अभी ज्ञान सर अपलोड करेंगे, तो उसमें बेसिक बुक्स की महत्ता बताई जाएगी आपको निश्चित तौर पर, और है भी, लेकिन वो 2025 के लिए है। अब 2024 का प्रीलिम्स होने वाला 54 दिवस बाद। अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी है। 2024 का जब प्रीलिम्स के 54-55 दिवस बचे हों तो अलग स्ट्रैटेजी है। आपको बेसिक बुक अब नहीं फॉलो करना है, ना ही इसकी करने की जरूरत है, और ना ही इसको करने से कोई लाभ ज़्यादा मिलने वाला है। अब करंट अफेयर्स की कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं की जा सकती है, और ना इसको करने का ज़्यादा कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी मेंस में जाने का मौका मिलेगा। और अब आपको मोहर लगाना है अपनी प्रीलिम्स की कट ऑफ की टिकट पर, जो आपको मेंस में ले जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर का इन डेप्थ कोई एनालिसिस नहीं होगा। जितना करंट अफेयर आपको ग्रुप में दिया गया है वही स्टडी करना है। इन डेप्थ एनालिसिस जिस टॉपिक पे जरूरी है ऑलरेडी वहाँ पे करके दिया गया है, आपको खुद से नहीं करना है। कुछ चीज़ों में बेयर मिनिमम जितना लिखा गया है उतने पे ही आपको फोकस रखना है, कि जितना दिया गया उसको हम कवर करें, ना कि जो है उसमें इन डेप्थ एनालिसिस करें। ठीक है, अगर कोई न्यूज़ एक लाइन की है तो उसको एक लाइन में कवर करना है। अगर किसी न्यूज़ का एनालिसिस किया गया है एक पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में, तो उसको उतना कवर करना है आपको। मतलब जितना दिया गया करंट अफेयर उतना ही आपको स्टडी करना है। डेली करंट अफेयर इसलिए आपके ग्रुप में आ जरूर रहा होगा, लेकिन अब उसको रिकमेंड नहीं मैं कर रहा हूँ स्टडी करने का। डेली करंट अफेयर आप छोड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल रही है, आप उसको मेंस के समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि डेली का मंथली भी आपको कंपाइल करके दिया जाता है मेंस के लिए। ठीक है, तो उसको आप प्रीलिम्स बाद यूज़ कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर आप करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अभी कौन कौन सी पीडीएफ पढ़ना है आपको सेकंड वीडियो में बता दिया जाएगा, और अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा किस किस पीडीएफ पे आपको फोकस करना है। फालतू डिबेट डिस्कशन में आप नहीं पढ़िएगा। आईआर वगैरह का यूज सिर्फ मेंस में होगा। इन डेप्थ एनालिसिस करंट इवेंट्स का नहीं करने की जरूरत है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिस्कशन करिए, सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई, प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपका प्रैक्टिस, प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपका पूरा डिस्कोर्स होना चाहिए। सिलेबस सभी ने अब तक देख लिया होगा, फिर से थोड़ा सा यहाँ पर इसको टच अपॉन करेंगे। कई सारे स्टेट पीसीएस डिटेल्ड सिलेबस देते हैं, टॉपिक तक लिख के देते हैं एमपीपीएससी में कि कौन कौन से आएंगे। हमारे यूपीपीएससी में टॉपिक नहीं लिख के दिया जाता है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया जाता है क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे लिख के दिया जाता है, तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट कवर हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब कवर हो जाता है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये है, इसमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी है। हालांकि इसमें लिख दिया है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आएगी, सोशल ज्योग्राफी भी आएगी, फिजिकल ज्योग्राफी ये सब आएगी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आती है। ह्यूमन ज्योग्राफी दिया नहीं है, लेकिन वो सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत कवर हो जाती है। फिर आपका इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ये सब थोड़ा सा हाईलाइट किया है। फिर इसमें अगर हम देखें
इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दिया है। ये कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे पॉवर्टी इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिनसे हर एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में 2020 के बाद से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। और ये सब हमको कैसे पता चलता है? पीवाईक्यू एनालिसिस करके। जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टेट पीसेज जैसे कि एमपीपीएससी हो गया, जैसे कि यूकेपीएससी हो गया, बहुत डिटेल्ड में अपना सिलेबस लिखते हैं, तो उससे क्लैरिटी मिलती है। जहाँ पर डिटेल में सिलेबस नहीं अवेलेबल होता है, जैसे हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस, इसमें हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया मिलता है किन किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो लिखा है, इससे आपको नहीं पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर देखें तो आपको पता चलता है कि ये सोशल सेक्टर इनिशिएटिव कुछ और नहीं, सरकार की गवर्नमेंट स्कीम ही इसमें पूछी जाती है ज़्यादातर। तो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव लिखा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट स्कीम से 1-2 सवाल आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। इस तरीके से हमको चीज़ें पता चलती हैं। इसके बाद जनरल साइंस के बारे में लिख दिया है। जनरल साइंस आती है हमारे यूपीपीएससी में। साइंस एंड टेक ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती, साइंस एंड टेक आती है, लेकिन वो पूरा करंट अफेयर बेस्ड होता है, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या अंतर होता है जनरल साइंस में और यूपीपीएससी के टर्म्स में, वो भी आगे आपको बता दे रहे हैं। शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी टारगेट है कट ऑफ निकालना, तो कट ऑफ जाता कितना है इसका आइडिया होना चाहिए। कट ऑफ 2018 में जब 900 के करीब पोस्ट आई थी, तो ये गया था 126 नंबर, ठीक है। यानी कि आपके 150 क्वेश्चन में से 94.5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये क्लैरिटी रखिएगा कि 150 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन इसके नंबर 200 होते हैं, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं होता यहाँ पे। और 150 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है प्रीलिम्स एग्जाम का, जीएस पेपर 1 का यूपीपीएससी में। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया कि 900 पोस्ट आई थी करीब, लेकिन इसमें कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ गया था इसमें 126 नंबर, ठीक। वहीं पीसीएस 2019 में पोस्ट शायद 400 करीब थी, इसमें कट ऑफ गया था 117 नंबर, 87.75 क्वेश्चन यहाँ पे करीब आए थे। पीसीएस 2020 में 600 समथिंग पोस्ट थी और इसमें 82.5 क्वेश्चन यहाँ पे कट ऑफ गया था, 110 नंबर कट ऑफ गया था, काफ़ी लेस कट ऑफ यहाँ पे गया था। मतलब 150 में से सिर्फ आपको 82.5 सही क्वेश्चन करने थे नेगेटिव मार्किंग के बाद। पीसीएस 2021 में ये कट ऑफ जो है 200 में 115 गया, यानी आपके 86.25 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए थे। और बीसीएस 2022 में 111 कट ऑफ गया था, टॉप पोस्ट के लिए बात हो रही है। कुछ स्पेशल पोस्ट है उनके लिए कुछ ज़्यादा भी गया था शायद, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर पोस्ट के लिए हाईएस्ट कट ऑफ गया था 111। तो 111 कट ऑफ यहाँ पे गया था कितने में? 200 मार्क्स में से, और 150 क्वेश्चन में से 83.28 क्वेश्चन आपको सही करने थे। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव नोट पे बता दूँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो स्टडी मटेरियल जो आपको जैसे आपके स्टेट पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में मिला है, लास्ट ईयर भी हमारा ग्रुप चला था 2023 में, हमारे पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप के स्टडी मटेरियल में से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज में से 150 क्वेश्चंस में, आई रिपीट 150 क्वेश्चंस में आप 125 सही क्वेश्चंस कर सकते थे, जिसका प्रूफ हमने यहाँ पे दिया था। और 150 क्वेश्चंस में भी आपको बताया हर बार 4-5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं, 1-2 हर बार डिलीट होते हैं। हर बार जब भी मॉडिफाइड की जाती है तो 2-3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन के आंसर बदले जाते हैं। उसमें भी 150 क्वेश्चंस में से 125 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। और 2022 में भी हमने प्रूफ दिया था, इसमें आप 113 क्वेश्चंस कर सकते थे 150 में से। जबकि आपको चाहिए कितने? जबकि आपको चाहिए हाईएस्ट पोस्ट के लिए या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 90 क्वेश्चंस चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। पिछले 5 साल के ट्रेंड पैटर्न में 90 क्वेश्चंस सही आपको चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। और अन्य पोस्ट के लिए और भी कम जाता है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे होगा कि कम से कम हम 100 सही क्वेश्चंस करने का टारगेट रखें अपनी प्रिपरेशन के दौरान और पेपर अटेम्प्ट करते समय, कि हम 100 से 105 सही क्वेश्चंस के अराउंड पहुंचे। और बिल्कुल आप पहुंच सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल से 125-130 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पूरा एफिशिएंट नहीं भी रह पाए खुद से, तब भी आप जो है लास्ट डेज जो बचे हैं, इन्हीं डेज में बचे हुए में मेहनत करके अपना कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में से और पेड क्विज में से, टेस्ट सीरीज में से डायरेक्टली वो सवाल आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल मोर और लेस उसी तरीके से सवाल फ्रेम हो रहे हैं। हम इसमें कई बार प्रूफ दे चुके हैं, रीसेंट एग्जाम में प्रूफ दे चुके हैं, एपीएस के एग्जाम में और अन्य एग्जाम्स में, स्टाफ नर्स के पेपर में, कि इस तरीके से जितना हमारे स्टडी मटेरियल में होता है उतने सही सवाल बन जाते हैं। ये सिंपली जो है, ये जो बुक्स एंड ऑथर से आप ले लें, चाहे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से ले लें, ठीक है, आप चाहे इकोनॉमी स्टैटिक्स से ले लें, इकोनॉमिक करंट अफेयर से क्वेश्चन देख लें, हिस्ट्री क्वेश्चंस देख लें। हिस्ट्री क्वेश्चंस तो बड़ी बड़ी बुक से आजकल नहीं मैच हो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल से आप हिस्ट्री के 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ज्योग्राफी के टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल में से। ये प्रूफ कोई नया नहीं बनाया है, ये पेपर के अगले दिन ही हम दे देते हैं और इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में। तो 125 क्वेश्चंस 2023 वाले पेपर में, 2022 वाले में थोड़ा सा और टफ आया था, 113 क्वेश्चंस उसमें हमारे स्टडी मटेरियल में से थे, पेड क्विज टेस्ट सीरीज में से थे। आपको कितने चाहिए? 90 सही क्वेश्चंस।
तो हमें 100 सही क्वेश्चंस का टारगेट रखना है, लेकिन अगर इसमें हमको 95 भी सही मिल गया, इवन 90 प्लस भी आपको सही मिल गया मॉडरेट पेपर में, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा किसी भी पोस्ट का, किसी भी कैटेगरी का, मतलब हाईएस्ट कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है, यूआर का जो कट ऑफ जाता है वो आपको मिल जाएगा। आपके एक तरीके से कह सकते हैं चाहे जैसा पेपर आ जाए आपको अपना कट ऑफ मिल जाएगा जो आपको चाहिए, कट ऑफ मार्क्स, और फिर आप मेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब किस टॉपिक से या फिर किस सब्जेक्ट से कितने सवाल बनते हैं इसका भी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटी देंगे, किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को कितना समय कितने डेप्थ तक हमको पढ़ना है। सबसे पहले हिस्ट्री सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने डिवाइड किया इसको मॉडर्न हिस्ट्री में और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में। तो एंशिएंट मिडिवल से कुल मिलाकर 15 सवाल आए थे 2023 में, और मॉडर्न हिस्ट्री से 11 सवाल आए थे। तो ये लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड की बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री के कम क्वेश्चंस हैं। पहले अगर आप देखें 2017 से पहले क्या होता था, आधे से ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के होते थे, 2-4-5 सवाल आपके एंशिएंट और मिडिवल के डाल दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 2022 में भी अगर आप देखें 15 सवाल इधर भी आपके एंशिएंट मिडिवल से हैं, 9 सवाल यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से हैं, 8 सवाल यहाँ पर 2021 में एंशिएंट मिडिवल से हैं, 11 सवाल मॉडर्न से हैं, और यहाँ पे 16 सवाल करीब आपके आए थे हिस्ट्री से, एंशिएंट मिडिवल से, और 6 सवाल यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे। 13 सवाल एंशिएंट मिडिवल से और 9 सवाल यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से। जैसे हमने बताया कि इसी तरीके से ट्रेंड बदला था 2019-2018 के अराउंड की मॉडर्न हिस्ट्री के लिमिटेड नंबर ऑफ सवाल आते थे। एक तरीके से जो लोगों ने एक बना लिया था, अवधारणा बना ली थी कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल काफ़ी लेंदी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, तो लोग उसको छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब आप 15 सवाल छोड़ने का रिस्क तो नहीं ले सकते हैं। फिर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी में जैसे 11 ब्रैकेट में 7 करंट लिखा है, इसका मतलब समझ लेते हैं। 11 ब्रैकेट में 7 करंट का मतलब है कि 4 क्वेश्चन स्टैटिक इकोनॉमी के थे और 7 सवाल यहाँ पे थे इकोनॉमी करंट के। इसमें जैसे मोस्टली करंट अफेयर लिखा था, मतलब मोस्टली इकोनॉमी करंट अफेयर के सवाल थे, इसमें 10, इसमें 11 इकोनॉमी करंट और इकोनॉमी स्टैटिक मिला के सवाल आए थे। स्टैटिक इकोनॉमी और इकोनॉमी करंट में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये क्लैरिटी रहे आपके मन में कि इकोनॉमी करंट क्या होता है। इकोनॉमी करंट वो होता है जहाँ पर बजट, इकोनॉमिक सर्वे और रीसेंट जो अपडेट्स होते हैं उससे सवाल आता है। कोई नया इंडेक्स सरकार ने जारी कर दिया, नीति आयोग की कोई नई रिपोर्ट आ गई, कोई नई डेफिनेशन आ गई, कोई नया क्लासिफिकेशन आ गया एमएसएमई का, ये सब होते हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर। इनकम टैक्स स्लैब चेंज हो गई, कोई नया टैक्स या सेस इंट्रोड्यूस कर दिया गया बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, या फिर सरकार कोई नई पॉलिसी ले आई, आरबीआई कोई नया इंस्ट्रूमेंट ले आया मॉनेटरी पॉलिसी का, ये सब आएगा इकोनॉमिक करंट अफेयर में। वहीं पर इकोनॉमी स्टैटिक क्या है, जो हम अपनी बुक्स में इकोनॉमी पढ़ते आ रहे हैं। पॉवर्टी की अवधारणा हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित अपडेट या रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक करंट अफेयर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री होती है इकोनॉमी स्टैटिक। इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। जैसे पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, जो मेथड के बारे में हमसे पूछा तो इकोनॉमी स्टैटिक है। और नीति आयोग की अगर जैसे रिसेंट जो मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है उसके बारे में अगर कुछ पूछ लें तो वो होगा इकोनॉमी करंट अफेयर। तो स्टैटिक इकोनॉमी इस तरीके से है, जैसे इसमें पूछा कि पॉवर्टी एस्टिमेट करने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, तो कैलोरी इनटेक इसको यूज़ किया गया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को यूज़ किया गया है, हेड काउंट रेशियो को अभी भी यूज़ किया जाता है। पर कैपिटा इनकम को कभी भी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए भारत में यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के जरिए अपनी रोजी कमाते हैं, और कोई ऐसा मेथड अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है अभी तक भी, जिससे हमारे लोगों का जो इनकम है उसका एक फिक्स पैटर्न निकाला जा सके। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कभी भी पॉवर्टी एस्टिमेशन भारत में नहीं किया गया है। इकोनॉमिक करंट की बात कर लें तो जैसे बजट 2020-21 में यहाँ पे पूछा, कृषि की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य था ग्रामीण विकास पर केंद्रित, उसके बारे में पूछा था। जो बजट की अवधारणाएं होती हैं उसमें कोई टारगेट रखे जाते हैं, कुछ नए स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, या फिर कुछ नए कार्यक्रम उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, या फिर कुछ हमने बताया कि नई अवधारणाएं इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, कोई नया टैक्स, नया सेस, ये सब। जैसे बजट में किसको कितना व्यय एलोकेट किया गया है, एक्सपेंडिचर किस मद पर कितना होगा, सब्सिडी पर कितना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट पर, डिफेंस पर, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पर, तो इसको क्रम से लगाना था। इस तरीके भी क्वेश्चन आए हैं, ये इकोनॉमिक करंट अफेयर में आएगा, ठीक है। और फिर जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार ये कितनी पाई गई थी। और जैसे एक कुछ सवाल पूछा गया था, अगर आपको याद हो 2020 पेपर में, आई थिंक, कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के लिए कितनी हमारी TFR होनी चाहिए, तो 2.1 होनी चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया था। जो पुरानी गवर्नमेंट स्कीम है या फिर पुराने इनिशिएटिव हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एसोसिएटेड, वो भी इकोनॉमी की स्टैटिक में आ जाएंगे, ठीक है। और बजट प्रिपरेशन की जो अवधारणा है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चलती है भारत में, उसके इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड, ये भी इकोनॉमिक स्टैटिक में आ जाएगा। पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए जो कमिटीज़ बनी है वो भी हम इकोनॉमिक स्टैटिक में मानेंगे, ठीक है। कई सारे जो कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, टर्सरी,
सेकेंडरी, क्वार्टरनरी, ये सब भी आपका इकोनॉमी स्टैटिक में आ जाएगा। तो इकोनॉमी स्टैटिक और इकोनॉमी करंट दोनों तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। इकोनॉमी करंट अफेयर के इस तरीके के सवाल बनते हैं जहाँ पर ज़्यादातर फोकस किससे होता है, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, और रिसेंट कोई ट्रेंड या फिर कोई डेवलपमेंट या फिर कोई रिपोर्ट आती है उससे। तो इकोनॉमी स्टैटिक, इकोनॉमी करंट आप समझ चुके होंगे। जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। जनरल साइंस से यहाँ पे 19 सवाल, 22 सवाल, 24 सवाल यहाँ तक, और 11 सवाल, 22 सवाल इस तरीके से आते हैं। मतलब 25 के राउंड भी हो सकते हैं, और 12 तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही है। तो जनरल साइंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जनरल साइंस टेक्नोलॉजी की अवधारणा भी यहाँ पर क्लियर कर लीजिए आज और हमेशा के लिए। जनरल साइंस में वाली चीज़ें पूछी जाती हैं जो स्टैटिक नेचर की होती हैं, जैसे फ्रियॉन क्या है, आइडोफॉर्म क्या है, टेफ्लॉन का क्या यूज़ है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन किसके काम में आता है। तो ये सब चीज़ें जो अवधारणाएं हमने बुक्स में पढ़ी हैं या फिर जो पुरानी अवधारणाएं हैं जो आसपास हम देखते रहते हैं डेली चीज़ें, वो सब जनरल साइंस है। और साइंस टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जैसे हम 5G इस्तेमाल कर रहे थे अभी 1-2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, अब 6G की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब है आपका साइंस टेक। ठीक है, साइंस टेक में और क्या है, साइंस टेक में कोई नई स्कीम आ गई साइंस डेवलपमेंट के लिए। जैसे AI बहुत चल रहा है, AI के जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं या फिर जो GPT आ रहे हैं, जैसे चैट GPT हो गया, ओपन AI का है, गूगल ने अपना जो है चैटबॉट लॉन्च कर दिया है जिसको इन्होंने बार्ड नाम दिया है। ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के अलग अलग है। अमेजॉन ने ओलंपस नामक जो है अपना अनाउंस किया है चैटबॉट। तो इस तरीके से जो इमर्जिंग ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज होती हैं वो होती हैं साइंस टेक में। जैसे आप ये यूपीएससी के एक सवाल देख सकते हैं, इसमें विजिबल लाइट कम्युनिकेशंस के बारे में पूछा है। ठीक है, जैसे आजकल चर्चा में होलोग्राम वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी है, जिसको वर्ल्ड कप में काफ़ी देखा गया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो होलोग्राम वाली टेक्नोलॉजी हो गई, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो बुक्स में नहीं है। कुल मिलाकर ये आप समझिए कि वो आपकी साइंस टेक है, और जो बुक्स में हमने पढ़ी है अब तक एनसीईआरटी बुक्स में, वो आपकी साइंस टेक जनरल साइंस हो गई। तो जनरल साइंस के भी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, वो हमारी कंपाइलेशन PDF जो हमने दी है साइंस की, उससे कवर होगा। और साइंस टेक किससे कवर होगा, साइंस टेक जितना भी जरूरी है वो आपके मंथली करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। मंथली करंट अफेयर में एक अलग से हम सेक्शन ही देते हैं जिसका नाम होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उससे कवर हो जाता है। जैसे पिछली बार यूपीएससी में क्या आया था कि क्यूबिट के बारे में बताइए, ये किसमें यूज़ होता है या फिर किस कॉन्टेक्स्ट पे है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में। यहाँ बायोफिल्म्स के बारे में पूछा। ठीक है, बायोफिल्म्स क्या है। ऐसे ही जैसे ये जनरल साइंस के सवाल हैं कि किसको हम लोग ऑयल में स्टोर नहीं करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जो हवा में रिएक्ट कर जाते हैं पानी के साथ, पानी में हवा में रिएक्ट कर जाएंगे मॉइस्चर के साथ और विस्फोट हो जाता है। तो जिसके हम लोग नहीं स्टोर करते हैं मैग्नीशियम को, बाकी पोटेशियम को करना पड़ता है, सोडियम को, लिथियम को भी। तो बेसिकली डिसीजेस हम लोग पढ़ते हैं, डिसीज किस बैक्टीरिया, वायरस या किस भी वेक्टर से होती है वो सब। उसके अलावा जो बेसिक हमारे बॉडी कैसे फंक्शन करती है उससे संबंध में जो सवाल बनते हैं, स्वेटिंग के संबंध में, हार्ट रेट के संबंध में, ब्लड शुगर के संदर्भ में, हीमोग्लोबिन के बारे में, हमारी बेसिक बॉडी फंक्शनिंग के बारे में, हमारे ग्लैंड्स के बारे में। जैसे पिछली बार यही आया था ना कि किससे सेक्रीट होता है आपका इंसुलिन, किस सेल्स से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। तो ये सब आ जाएगा जनरल साइंस में। और जो अवधारणाएं हमसे पूछते हैं, नए टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, निसार उपग्रह के बारे में हो गया, एक्सपोसैट के बारे में हो गया, चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसका लॉन्च व्हीकल क्या है, उसका मतलब कौन सा रॉकेट है, कौन सा लॉन्च व्हीकल है, ये सब। तो ये सब हो गया साइंस टेक में। तो आई होप अब बहुत ल्यूसिडली आपको क्लियर होगा साइंस टेक क्या है और जनरल साइंस क्या है। सीसैट पर मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, सीसैट अब तक लोगों ने तैयार कर लिया होगा अपना, लेकिन अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मान के चलिए कि आपको PYQ जरूर से जरूर लगा लेने हैं। PYQ तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सीसैट की USP है अभी भी यूपीपीएससी में PYQ। GS पेपर 1 में तो ट्रेंड पैटर्न बदलता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि एकदम से ट्रेंड पैटर्न सीसैट यानी पेपर 2 में नहीं बदला है। जैसे सवाल आपको 6-7 साल पहले देखने को मिलते थे, 4-5 साल पहले, वैसे ही सवाल अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। 33% का टारगेट मन में क्लियर रखिएगा तैयारी के समय ही, कि 33% हमको चाहिए। मतलब हम 70-80 क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करें कि हर हाल में 33 से ऊपर आ जाए हमारे। तो PYQ सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी सीसैट के लिए कुछ स्टडी मटेरियल भी हमने दिया है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना 33% सुनिश्चित कर सकते हैं। कई सारे लोग बहुत टफ सब्जेक्ट चुन लेते हैं, जैसे कम्युनिकेशन वाला है जो बड़ा सिलेबस है उसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। जो डुएबल टॉपिक्स हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी को जरूर ऑप्ट करना चाहिए यूपीपीएससी वालों को, क्योंकि सीसैट के अलावा भी हिंदी का वेटेज है मेन्स में भी, तो हिंदी को जरूर प्राथमिकता आपको देनी चाहिए इंग्लिश मीडियम के साथ। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें तो 21 सवाल यहाँ पर आए थे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। 18 इधर आए थे 22 में, फिर 2021 में 16, फिर 16 यहाँ पे 2020 में, 2019 में 18 सवाल। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 6 सवाल इधर आए थे, 8 इधर आए थे, और 4 और 13 सवाल इसमें आए थे 2020 के पेपर में, और 12 सवाल आए थे 2019 के पेपर में। ठीक है, इन्वायरमेंट के ज़्यादातर स्टैटिक वाले ही सवाल बनते हैं जो अवधारणा पर आधारित हैं। इन्वायरमेंट में ज़्यादातर करंट अफेयर नहीं आता है, जैसे यूपीएससी में आजकल इन्वायरमेंट करंट अफेयर आता है, यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे जो बेसिक इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो
पोस्टुलेट्स हैं उसी संबंध में आता है। निश क्या है बता दीजिए, हैबिटेट क्या है, ठीक है, और 10% लॉ क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे संबंधित है इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम के बेसिक फंक्शंस, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, इन सबसे ज़्यादा आता है। यूपी करंट अफेयर पहले बहुत ही न्यूनतम वेटेज होता था, जैसे आप देखेंगे 2019 में एक सवाल आया था, 2018 में भी 2-3 सवाल आए थे, लेकिन इसके बाद से सवाल बढ़े हैं, 8 सवाल तक आए हैं, 8 इधर आए हैं। 2022 में भी 6 सवाल लास्ट ईयर आए थे, मतलब इस साल जो पेपर हुआ 2023 में, 2023 का प्रीलिम्स, उसमें आए थे 6 सवाल, 4 यूपी जीके से थे, 2 यूपी करंट से। और 2022 में क्या था, यूपी बजट से 2 सवाल थे, यूपी करंट अफेयर से 2, यूपी जीके से 4 सवाल। तो यूपी जीके एक अच्छा आपको एज देता है। यूपी जीके अगर आप पढ़ लेते हैं तो 3-4 सवाल आगे रहते हैं उन स्टूडेंट्स से जो अन्य स्टेट से यहाँ पे भरने आए हैं, तो उनसे थोड़ा आगे रहिए। यूपी जीके का जो कंटेंट हमने दिया है बहुत शॉर्ट है, ल्यूसिड है, उसी को पढ़ डालिए, उसी से हर बार एग्जाम में आता है। करंट अफेयर का वेटेज अगर हम देखें तो हर स्टेट पीसीएस में पढ़ रहा है। मैंने शायद आपको लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला था कि एमपीपीएससी एक ऐसा आयोग है जो ज़्यादातर करंट अफेयर पे फोकस नहीं करता है। उन्होंने लग रहा है कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया इस बात को, और 2024 में अपना सिलेबस ही चेंज कर दिया और उसमें भी करंट अफेयर की कई सारी चीज़ें डाल दी। तो करंट अफेयर हर स्टेट पीसीएस में हम कह सकते हैं अब इंपॉर्टेंट है, XYZ किसी में भी। और अगर हम ओवरऑल देखें प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक 40% टोटल आपके सिलेक्शन में वेटेज करंट अफेयर का रहता है। तो करंट अफेयर के 29 सवाल इसमें देखे गए थे, 30 इसमें देखे गए थे, और 33 सवाल इसमें आए थे नेशनल इंटरनेशनल के इसमें, और 28 इसमें नेशनल इंटरनेशनल के, 28 इसमें भी। और इसमें हम अगर ये यूपी करंट अफेयर ये वाला जोड़ दें और इकोनॉमी का जो ऊपर करंट अफेयर पूछा जाता है साथ ये वाला जोड़ दें, तो आप देखिए कितने सवाल हो रहे हैं यहाँ पर। 36 से 37 सवाल जो है हर पेपर में करंट अफेयर के हो रहे हैं। तो कट ऑफ पे आपको 90 सवाल चाहिए, उसमें 1/3 से ज़्यादा पोर्शन किसका है, करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर पर काफ़ी फोकस इस वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करता है। आपको तैयार सिर्फ उतना ही करना है जो हमने आपको मंथ वाइज दिया है, ठीक है, उसी को तैयार करना है। प्रीलिम्स पेपर किस तरीके का बनता है, पिछले 5 वर्षों के अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट देना चाहता हूँ। पेपर जो बन रहे हैं आजकल यूपीपीएससी के प्रीलिम्स वाले, उसमें इजी क्वेश्चंस यानी जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस या फिर जो कॉमन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली लोग कर लेते हैं, वो उनकी संख्या 40 होती है। इसमें 40 क्वेश्चंस इजी लेवल के आते हैं आपके, 60 से 70 क्वेश्चंस मॉडरेट टाइप के आते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 30 से 40 होते हैं एक पेपर में। तो अगर आप इसमें देखें, अगर इजी वाले आप 37 के अराउंड क्वेश्चन यहाँ पे कर लेगा, जो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। अब 37 हमने क्यों रखा, क्योंकि इजी में भी कई बार डिस्प्यूट होता है, जो आप इजी समझते हैं आयोग उसका कुछ अलग आंसर दे देता है। तो 37 सवाल हमको कम से कम यहाँ पे चाहिए। मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस में जो ज़्यादा क्वेश्चंस सही कर लेते हैं उनका कट ऑफ यहीं से निकल जाता है। अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ा और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस की, तो आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल लेंगे और कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके होंगे। 30-40 क्वेश्चन जो बच रहे हैं डिफिकल्ट वाले, ऐसा तो है नहीं कि सारे छोड़ देंगे। कई बार गेंद आपके पाले में गिरती है, आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार किया है और उससे टफ क्वेश्चन बन गया, तो उस पर भी आपको कम से कम जो है 10 क्वेश्चन तो टफ वाले भी निकालने चाहिए। और अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो निकाल भी लेंगे। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ निकलता है। ये रफ एनालिसिस है, जिसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मोर और लेस इस तरीके का सिनेरियो रहता है। 40 इजी क्वेश्चन, 60-70 मॉडरेट लेवल के सवाल और 30-40 करीब टफ लेवल के सवाल यूपीपीएससी फ्रेम करता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए समझिए। मैंने बताया कि आपको कोई बेसिक बुक पढ़ने का समय नहीं है, ना उसे पढ़ने से कुछ लाभ मिलेगा। हिस्ट्री के लिए जो कंपाइलेशन लिस्टिंग पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी गई, लेटेस्ट अपडेटेड 5th एडिशन, ठीक है, ये अभी हाल में ग्रुप में दी गई है। जो मार्केट में नोट्स टहल रहे हैं 5th एडिशन नहीं, ध्यान रखिएगा, उसको लेंगे तो आप पछताएंगे। बहुत सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं हिस्ट्री में और पॉलिटी में इस साल हमने की है, ज्योग्राफी में भी की है, कई सारे मैप वगैरह जोड़े गए हैं, लिस्टिंग जोड़ी गई है। तो 5th एडिशन लिस्टिंग कंपाइलेशन जो आपके ग्रुप में दिया गया है हिस्ट्री का, वो पढ़ना है सिर्फ। फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जरूर लगा लेना है हिस्ट्री के सारे, जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने दिए पीडीएफ, उसको जरूर लेना है। हिस्ट्री के सेक्शनल वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करिए, हिस्ट्री के फुल एंड टेस्ट में, मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और फिर बाद में हमने कई सारे क्वेश्चन बैंक भी दिए होंगे, आपने देखा होगा, 1000 ईजी लेवल क्वेश्चन, 500 डिफिकल्ट वाले एंशिएंट के, 500 डिफिकल्ट वाले मॉडर्न के, एंशिएंट के, मिडिवल के। तो क्वेश्चन बैंक जो है ये लास्ट प्रायोरिटी पे आप रख सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक भी करिए, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है, मतलब प्रायोरिटी मैंने बताई। लिस्टिंग कंपाइलेशन तो आपको हर हाल में स्टडी करना ही करना है, इसके बिना तो नहीं काम बनेगा। लिस्टिंग कंपाइलेशन टॉप प्रायोरिटी रहेगी। फिर आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करिए, हमारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए, पेड क्विज के सवाल लगाइए। पेड क्विज में मिक्स कराई जा रही है तो उसमें कोई सेक्शन वाइज नहीं है, पेड क्विज के सारे सवाल तो अटेम्प्ट करना ही करने हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पेड क्विज से आपको 40-45 सवाल डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जो मैं शायद अभी बताना भूल गया। और हमने पहले भी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है, बाकायदा प्रूफ जो दिए हैं, जो प्रूफ की पीडीएफ है उसमें देखिएगा। पेड क्विज के कई सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, कई सारे सवाल जो आते हैं आपके एग्जाम में हम पेड क्विज में करा चुके होते हैं वो। तो फिर से रिपीट कर दूं, लिस्टिंग कंपाइलेशन सबसे पहले, फिर पीवाईक्यू पढ़ना है, पेड क्विज के सारे सवाल लगाने हैं, टेस्ट सीरीज के सारे सवाल लगाने हैं। अगर आपके पास समय बच जाता है तो क्वेश्चन बैंक जो है वो भी लगा लीजिएगा। इतने से आपका काम हो जाएगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए, फिर इजी मॉडरेट टफ आप सवाल कर सकेंगे।
ऐसा ही फिर आपका भूगोल में भी है, लिस्टिंग कंपाइलेशन सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है, इसको तो स्टडी करना ही करना है, आपको सबसे पहले स्टडी करना है। फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, आप पेड क्विज सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज से ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व करिए, फुल एंड टेस्ट सीरीज में भी ज्योग्राफी के पर्याप्त क्वेश्चन होंगे और सेक्शन वाइज में तो है ही। फिर अब क्वेश्चन बैंक जो बच रहा है उसको आप देख सकते हैं, अगर आपके पास समय बचे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इतना जरूर कर लीजिएगा जितना बताया है। क्वेश्चन बैंक अगर लास्ट मोमेंट पर रह जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पीवाईक्यू और क्विज के क्वेश्चन ये नहीं रहने चाहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। राज्य व्यवस्था में बिल्कुल ऐसे ही है, राज्य व्यवस्था में हमने 650 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, लेकिन आप उसको बाद में कीजिएगा। पहले जो पॉलिटी की हमने लिस्टिंग और कंपाइलेशन पीडीएफ दी है 5th एडिशन, पॉलिटी की लिस्टिंग कंपाइलेशन, ये जरूर आपको पढ़ना है। इससे कई सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले और जितने भी क्वेश्चन आएंगे लिस्टिंग वाले वो आप सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी से। बड़ी आसानी का मतलब कि जो आएगा एग्जाम में वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा पहले ही, ठीक है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे ये कहाँ से पॉलिटी का सवाल बना दिया। ये आप पॉलिटी की लिस्टिंग कंपाइलेशन हमारी पढ़िए, लेटेस्ट अपडेटेड, कई सारी चीज़ें इसमें एडिशन हुआ है लास्ट ईयर से, इसको आप स्टडी करिए। फिर आप जो है क्विज के क्वेश्चंस लगाइए, पॉलिटी के पीवाईक्यू एक बार सॉल्व कर लीजिए, यूपीपीएससी के जो हमने दिए हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाइए। अच्छा, एक और बात है कि पीवाईक्यू के लिए कुछ लोग पूछेंगे मैं फलां बुक ले लूँ, ढिकाना बुक ले लूँ। मैं आपको सीधे और सिंपल स्पष्ट शब्दों में बता दूं, पीवाईक्यू सिर्फ वही करना है टॉपिक वाइज जो हमने दिया है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हमने जो कंपाइल किया है, चेक करके अपडेट करके सिर्फ वही पढ़िए। इस पीडीएफ को बार बार चेक किया गया है लगातार, सारे डिस्प्यूटेड वाले क्वेश्चन जो कई बार डिलीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आजकल जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन छप रहे हैं उसमें डिस्प्यूटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन जो डिलीट हो चुके हैं, जिनका कोई वास्ता नहीं है एग्जाम से, जो गलत क्वेश्चन थे उनको भी दे रखा है। हमने अपने टॉपिक वाइज से वो सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है जो अभी भी जरूरी हैं उनको लिया है सिर्फ। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने दिया है सिर्फ वही लगाइएगा, अदर किसी का ना पूछिएगा ना उसको लगाने में टाइम वेस्ट करिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा हैवी बनाने से कोई फायदा नहीं है, उसको रेलिवेंट बनाने से फायदा है। जो हमने उसको रेलिवेंट बनाया है, जो क्वेश्चन अभी भी जरूरी है सिर्फ वही क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो पीवाईक्यू एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, जो टॉपिक वाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने पीडीएफ दी है सिर्फ उसी से पीवाईक्यू आपको स्टडी करना है और कहीं से नहीं, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू आप सिलेबस तैयार करने के लिए स्टडी करते हैं, ठीक है, सिलेबस पूरा करने के लिए पीवाईक्यू नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है, आपको भी शायद नहीं होगी। पीवाईक्यू से पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप पीवाईक्यू की सहायता लेते हैं। इकोनॉमी में जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी अगर हम स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक इकोनॉमी वो कैसे कवर होगी, स्टैटिक इकोनॉमी कवर होगी इकोनॉमी कंपाइलेशन पीडीएफ जो हमने दी है उससे। इकोनॉमी में कोई लिस्टिंग नहीं होती है, आई रिपीट, इकोनॉमी में कोई लिस्टिंग नहीं होती। कई लोग पूछते रहते हैं लिस्टिंग की जगह इसमें क्या होता है, इकोनॉमी करंट अफेयर के लिए दिया जाता है। बजट की समरी दी जाएगी, जब फेब मंथ में बजट आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ जाएगा बजट इकोनॉमिक सर्वे का, उसके बहुत शॉर्ट नोट्स हम देते हैं, और जिससे पिछले साल जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें तमाम क्वेश्चन आए थे हमारे 20 पन्ने की पीडीएफ से, 7-8 क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्टली। तो वही कंपाइलेशन, मतलब वही नहीं, मतलब नई बना करके नए बजट की वो हम देंगे उसी तर्ज पे, तो आप वो इकोनॉमी का करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे इससे। इकोनॉमी स्टैटिक के लिए जो है हमारी इकोनॉमी कंपाइलेशन इनफ है, ठीक है। बहुत उसको क्रिस्प और शॉर्ट रखा गया है, शायद 90 पेजेस के अराउंड है। आप एक 2 तरह प्रिंट करेंगे तो शायद 45-46 पेजेस में हो रहा है, इतने में इकोनॉमी कंपाइलेशन आप कंप्लीट कर लेंगे। और इकोनॉमी के स्टैटिक के चाहे जैसे क्वेश्चन आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, डेफिनेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, सब आप सॉल्व कर सकेंगे। एनवायरमेंट में जैसे मैंने बताया 8 से लेकर 12 तक सवाल जो आते हैं वो लिस्टिंग कंपाइलेशन से कर लेंगे, वो इनफ होगा, क्योंकि एनवायरमेंट में कोई ज़्यादा करंट अफेयर का अपडेट होता नहीं है। कुछ अपडेट अगर होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, नेशनल पार्क से, तो उसको हम लोग अपने मंथली करंट अफेयर में ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब अलग से कोई आपको सेगमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट के करंट अफेयर का, जो हमारा करंट अफेयर है वो एनवायरमेंट करंट अफेयर को भी शामिल कर लेता है, ठीक है। कि कौन सा लेटेस्ट नेशनल पार्क है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, लेटेस्ट वेटलैंड कोई अगर जुड़ा है तो सब हम अपडेट करते हैं सबसे पहले। जनरल साइंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जनरल साइंस में आपको सिर्फ वही करना है जो हमने ऊपर बताया, लिस्टिंग कंपाइलेशन पीडीएफ साइंस की बस कंप्लीट कर लेनी है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू साइंस के लगा लीजिएगा, और जो आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है पेड क्विज में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं साइंस के, वो सॉल्व कर लीजिएगा, उतना इनफ होगा। 600 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बेस्ड दिए हुए, लेकिन अब मेरे हिसाब से उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जितना अभी बताया गया वो सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हैं हमने, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो सॉल्व कर लीजिए, लेकिन उनकी ज़्यादा जरूरत अब नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जहाँ से जहाँ तक हमने दिया है, जहाँ से जहाँ तक का मतलब अब तो क्लैरिटी है एग्जाम डेट में, मार्च से दिसंबर तक हमने दे दिया है। मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का हमने दे दिया है, उसको आप पढ़िए। जनवरी का अपडेट आपको मिल जाएगा, फिर आपको फेब का मिल जाएगा, 17 दिन का पढ़ना नहीं मार्च का, तो आपको 2 महीने का और करंट अफेयर ग्रुप में मिल जाएगा जैसे मंथ कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो मार्च से लेकर दिसंबर तक का आपको मिल गया, इसके बाद आपको मिलेगा जनवरी का मंथली, और फिर मिलेगा फेब का। और जैसे कि हमने आरओ में रिवीजन कराया था, तो वैसे ही करंट अफेयर का रिवीजन भी आपको कराया जाता है। रिवीजन जो है फेब 2nd वीक से शुरू हो जाएगा, और रिवीजन की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाती है। अपने अनुभव के आधार पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने महसूस किया है कि कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं लास्ट मोमेंट में, जब 50 दिवस आपके पास करीब बच रहे हो एग्जाम के,
तो आपको रेगुलरिटी पे फोकस करना है, ठीक है। निरंतरता यहाँ पे बहुत जरूरी है। लंबे ब्रेक ना लीजिए, कोशिश करिए किसी भी तरीके से आपके लंबे ब्रेक मतलब नहीं होने चाहिए, ठीक है। 2-3 दिन का लंबा ब्रेक आपके पिछले 7-8 दिन की मेहनत को पीछे कर सकता है। एक ही जगह से आपको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिंगल सोर्स है, ये हम नहीं बता रहे हैं, शुरुआत में हम बताते थे। हमारे स्टूडेंट जो कई जगह सिलेक्ट हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में सर्व कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज संभाल रहे हैं, वो भी बता चुके हैं आपको। विश्वास जो करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं विश्वास करेगा उसको ऑब्वियसली बात है, अगर करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। अभी कर लेते हैं तो अभी सिलेक्ट होंगे, बाद में करेंगे तो बाद में होंगे। सिंगल सोर्स रखना है जो हमने दिया है। जो अगर आप पेड ग्रुप में आ गए तो आपको बिल्कुल कहीं देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे बताया गया है, अभी मैंने पूरा बताया 30वें मिनट से, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आपने उतना कंप्लीट कर लिया, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, सारे पेड क्विज के क्वेश्चंस लगा लीजिए, अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया हमारी, ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, डिफिकल्ट एंड लिटिकल। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है, पहले ही बता दिया था, इसीलिए अपने लिख दिया यहाँ पे। मल्टीपल रिवीजन प्रैक्टिस के बिना यहाँ पे मुश्किल है। लिस्टिंग कंपाइलेशन दी गई है, उसी से एग्जाम में आना भी है, लेकिन जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे तरीके से सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब एग्जाम में कंफ्यूज होने के चांसेस है अगर सिर्फ सिंगल टाइम पढ़ के जाएंगे। इसी वजह से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर फोकस करना है। अभी भी किया जा सकता है, 2 बार अभी भी पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा जा सकता है। इवन लोग लास्ट के 30 दिन जब बचते हैं, 30 दिन के लिए भी हमारा बैच लास्ट शुरू होता है, हर बार होता है। और कई सारे देखा गया, कई सारे बार मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट उसी बैच से होते हैं, क्योंकि वो 30 दिन के लिए आते हैं छुट्टी वगैरह लेके अपने ऑफिस से, और सीधे जुटते हैं और अपना प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। कई सारे लोग मेंस में हो भी चुके हैं, फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं बता रहा हूँ हो सकता है, ठीक है। ये मिर्च जो फैलाया जा रहा है ना कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लोगों ने किया है, इसी वजह से हम ये इतना आपको करवाते हैं। अभी कुछ डोंट्स भी लिखे हुए हैं। डोंट्स यानी कि जो चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। कुछ लोग जो जोश में 10-12 घंटे एक दिन पढ़ लेंगे, 16 घंटे, लेकिन फिर लंबा गैप ले लेते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर आप वही उसी पुराने लेवल पे पहुंच जाते हैं। सांप सीढ़ी वाला खेल जैसे मैंने बताया, फिर से आपको शुरू करना पड़ता है दोबारा। लंबे ब्रेक लेने से बचिए, फालतू गॉसिप डिस्कशन से बचिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है क्या, और तुम्हारा क्या चल रहा है, इसकी क्या स्टडी चल रही है, फला कोचिंग में फला मटेरियल आ गया। कोई क्लेम कर रहा है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करिए, कट ऑफ निकालिए। ये सब उनके व्यूज़ के लिए अच्छा हो सकता है, उनकी चैनल के ग्रोथ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। जब तक आप सिलेबस नहीं कवर करेंगे, सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे नहीं, सिलेबस के हिसाब से कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कट ऑफ आजकल नहीं निकलता है। कट ऑफ तुक्केबाजी से निकलने वाला सुनहरा समय जा चुका है। जिसको किसी को भी लगता है कि 3 सब्जेक्ट और 100 पन्ने के नोट्स पढ़ के कट ऑफ निकाला जा सकता है, उस पर पानी की छींटे मारिए, उसको जगाइए, क्योंकि अब सुबेरा हो चुका है। अब यहाँ बिल्कुल स्टूडेंट मोड में आ जाइए। स्टूडेंट मोड क्या होता है कि परीक्षा आने वाली है, हमको परीक्षा क्लियर करना है, उसके लिए पढ़ाई करना है। फिलोसफर मोड में जाने का समय बीत चुका है। मैंने जैसे पहले बताया था कि इन डेप्थ एनालिसिस का समय नहीं है। बहुत टिपिकल कोई चीज़ है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, उसके चक्कर में पूरा सब्जेक्ट बर्बाद मत करिए। जितने समय में कुछ लोग एक टॉपिक के डिस्कशन में, कई बार मैंने देखा, टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसमें एक पूरा अच्छा खासा रिवीजन कई सारे चैप्टर्स का किया जा सकता है, जिससे एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे मिसलेनियस है, वो रटने वाली चीज़ है, तो उसको रटा जा सकता है उतने समय में जितना आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ करके डिबेट करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने काफ़ी नहीं है अब, मतलब रिवीजन प्रैक्टिस का महत्व है। कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं हर प्रीलिम्स पेपर में, लेकिन कट ऑफ अभी भी फैक्ट के बल पे ही निकलेगा, ठीक है। यूपीपीएससी में तो ऐसा ही होगा, 8-10 सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे दिखाने के लिए पेपर अच्छे लेवल का है, लेकिन कट ऑफ वही क्लियर करेगा जो फैक्ट पे फोकस करेगा। किसी सब्जेक्ट में एक्सेल करके हमको कोई पदवी नहीं मिलने वाली है। पूरे सिलेबस को कवर करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिसको कट ऑफ क्लियर करना है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ेगा नहीं, और किसी भी सब्जेक्ट में ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं देगा। मैंने बताया कि जो आपको अभी लिस्ट दिखाई थी किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, तो सबको उतना उतना सम्मान देते हुए चलना है। हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी, एनवायरमेंट भी, करंट अफेयर भी, सब कुछ पढ़ना है। आर्ट कल्चर भी थोड़ा बहुत 1-2 सवाल आते हैं, उसको भी नहीं छोड़ना है। यूपी जीके भी पढ़ना है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में एक्सीलेंस की तरफ मत भागिए, सिलेबस को पूरा करने की तरफ देखिए। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तैयार होना चाहिए, एग्रीकल्चर, आर्ट कल्चर, जितने फैक्ट हैं सब तैयार होने चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी में रिसर्च करने मत बैठ जाइए, वरना वहाँ पे कहानी खराब हो जाएगी। कई सारे लोग हमारे सब्जेक्ट से नोट्स बनाते हैं, हमारे मतलब स्टडी मटेरियल से, करंट अफेयर से नोट्स बनाते हैं, और नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट है, लेकिन अब मैं इसको मैंडेटरी नहीं मानता हूँ। लास्ट मोमेंट में ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग नोट्स बनाते हुए पढ़ते हैं, उनको काफ़ी ऊर्जा मिलती है उससे, और काफ़ी कंसंट्रेशन उसका बनता है। अगर तो आप बनाइए नोट्स, बिल्कुल भी बना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अवेयर कर दूँ कि सब कुछ नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ टेबुलर फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म में है, तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मंथली करंट अफेयर जो दिया गया है उसके नोट्स नहीं बनाइए। कुछ लोग शॉर्ट डायग्राम टाइप बनाते हैं, तो चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है। मंथली करंट अफेयर अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर लेंगे, 3 बार अगर आपने पढ़ लिया एग्जाम तक, अब से लेकर के 17 मार्च तक, तो भी सफिशिएंट होगा। नोट्स बहुत क्रिस्प शॉर्ट बनाइएगा, रेलिवेंट बनाइएगा, पीवाईक्यू के अनुसार बनाइएगा। पीवाईक्यू के अनुसार नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि जैसे जो पूछा जाता है, मान लीजिए आप करंट अफेयर में नोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में,
तो स्पोर्ट्स में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें क्या पूछते हैं कि कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा विनर है, कौन सा लूजर है, और किस देश से दोनों आते हैं, बस इतना ही जरूरी है। अगर आप मुगल पीरियड में कोई चीज़ नोट कर रहे हैं तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स को नोट करिए, उसके आर्किटेक्चर के बारे में नोट करिए, ठीक है। मंथली करंट अफेयर में मैंने बताया कि नोट्स वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हैं डायग्राम टाइप बनाइए। नोट्स को बहुत शॉर्ट रखिएगा जिसको पढ़ा जा सके लास्ट मोमेंट में। कुछ चीज़ें अगर याद नहीं कर पा रहे हैं आप, जो कि आपको पता है कि एग्जाम में आना ही आना है, जैसे मिनरल वाला हर बार, माइंस एंड मिनरल्स वाला, चाहे वर्ल्ड का हो चाहे इंडिया का हो, वो आता ही आता है। तो उसका कुछ आप क्रिएटिव टेक्निक्स उसमें अपना सकते हैं। मैंने इस बार की स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा इसको शामिल किया है, इसको देख लीजिए एक बार। जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगें कि बिल्कुल हम भूल जा रहे हैं, बार बार मिनरल और माइन रिवाइज कर रहे हैं कि स्टेट में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ठीक है, वो सब भूल जा रहे हैं, कौन सी माइंस मिनरल्स कहाँ पे, डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, गोल्ड के, मैग्नीज के, बॉक्साइट के, कोल के, भूल जा रहे हैं, तो बनाइए मैप। सीधे इतनी फीस आपने दी है, इतने सारे रजिस्टर में खर्चा करते हैं 10-5 रुपये कि मैप ले आइए आप, शायद 2 रुपये का एक मिलता है आउटलाइन वाला, जैसे मैंने दिखाया है। तो इस तरीके के मैप में आप भरना चालू करिए। ऊपर हेडिंग डालिए गोल्ड माइंस ऑफ इंडिया, जैसे दिखाया गया है, इसमें लिखिए कौन कौन सी गोल्ड माइन किस स्टेट में पाई जाएंगी। पिन पॉइंट लोकेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैप तो आएगा नहीं एग्जाम में, उसमें तो मिलाने के लिए आएगा स्टेट और मिनरल, ठीक है। तो देखिए इसमें मिलाइए, सबसे पहले पढ़िए हमारी लिस्टिंग पीडीएफ से कि कौन सी माइंस के लिए कौन सा स्टेट दिया हुआ है, फिर उसको मैप में फिल करिए। जैसे हमारी लिस्टिंग में जो दिया है हमने उसको मैप में उतारने की कोशिश की है कि आपकी जमुई में गोल्ड माइन मिलेगी या गोल्ड डिपॉजिट मिले यहाँ बिहार में, मतलब माइंस और डिपॉजिट्स दोनों है यहाँ पे। माइंस के अलावा डिपॉजिट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्शन का बना सकते हैं, किस मिनरल के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप पे है, इस तरीके से बना सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे झारखंड में आपने बताया कि भीतरी दारी की माइंस यहाँ पे पाई जाएंगी, झारखंड है, ये बिहार है, बिना जो है उसका वाला लाइएगा, मतलब बिना राज्यों का नाम लिखा वाला, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका इस तरीके से, ठीक। इसके बाद क्या है, रामगिरी में, ये आंध्र प्रदेश में ये माइंस पाई जाएंगी। कोलार और हट्टी की माइंस कहाँ पर देखने को मिलेंगी, कर्नाटका में। ये हो गया। अब आप जो है इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार, लिस्टिंग से रिवाइज कर लेंगे। जब एकदम 2-4 दिवस बचे हुए एग्जाम के, सीधे मैप उठाइए, फिर लिस्टिंग नहीं उठाइए, फिर देखिए आपको किस तरीके से रिकॉल होता है। इसी तरीके से एक्टिव रिकॉल वर्क करता है। इस तरीके से हो गया। फिर आप कोल माइंस फिल करिए, कोल माइंस का डेटा पढ़िए, कोल माइंस और डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप मार्क करिए कि वो चीज़ें जो जगहें हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे ये असम है, असम में जो माकुम है वहाँ पे बहुत अच्छे कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आप मार्क करिए ओडिशा में कहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड में कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में झिलमिली, ये जो है वही पूछा गया था, तो ये इसमें लिखिए। आपको ये जो तेलंगाना में कहाँ पर देखने को मिलेंगे कोल डिपॉजिट्स, तंदूर में देखने को मिलेंगे, तंदूर नाम की जगह पर। महाराष्ट्र में कामटी में देखने को मिलेगा, नागपुर के पास। इस तरीके से फिल करिए। तो पहले आप रिवाइज कर लीजिए नोट से, फिर इस तरीके से इसमें फिलअप कीजिए। जैसे यहाँ पे नेवेली है, मेनली लिग्नाइट के लिए है, तो हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया इसको। इस तरीके से करेंगे ना तो ये होगा कि जैसे एक बार आपने नोट से पढ़ा, तो दोबारा उससे पढ़ा नोट से, फिर मैप देखा, और फिर जब एकदम एग्जाम होने वाला सिर्फ मैप से रिवाइज कर लिया। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं इसको, और इस तरीके से बहुत आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि पिन पॉइंट लोकेशन तो करना नहीं है, मैपिंग आएगी नहीं, एक्चुअल मैप नहीं सॉल्व करने को आएगा एग्जाम में, लेकिन जो बहुत बोरिंग टाइप की लिस्टिंग होती है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आप याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक थी, हमने इसको सही कर दिया है। तो इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन आप एक बार बना लेंगे 1-2 मैप तो फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। बस फिर थोड़ी सी हैबिट बन जाए, फिर आप फिल नहीं करिए, फिर आप सिर्फ नोट से देखिए और खुद से इसको फिल करने की कोशिश करिए, जो भी आपको याद आ रहा हो। थोड़ा सा भूलें फिर से देख लीजिए। जैसे आयरन ओर के बारे में बात करें, अभी सिर्फ आयरन ओर देखेंगे, ठीक है। आयरन ओर पहले फिल कीजिए, फिर इसमें जो क्लासिफिकेशन है, हिमेटाइट का अलग हो गया, ठीक है, और फिर डिफरेंट टाइप्स के कोल होते हैं उनका अलग अलग बना लीजिए। तो अभी सिर्फ यहाँ पे टोटल आयरन ओर का अगर हम फिल करें तो इस तरीके से बना लीजिएगा। मेजर स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे पाए जाते हैं, उनके लिए लाइन खींचिए, और फिर यहाँ पे शॉर्ट में पेंसिल से लिखना चालू कर दीजिए। पेंसिल से बनाइएगा जिससे उसमें अमेंडमेंट करने में आसानी हो। इस तरीके से आप लोग मार्किंग कर लीजिए, पहले उसमें देख लीजिए लिस्टिंग में, फिर इस तरीके से मार्क कर लीजिए। एक एक लोकेशन पहले भरिए, पूरा बल्क इन्फॉर्मेशन नहीं याद करने की कोशिश करिए। और फिर जो है धीरे धीरे जैसे आप अपनी स्किल अपग्रेड करेंगे, आप मल्टीपल लोकेशन भी इसमें फिलअप करने की कोशिश करने लगिए, ठीक है। इस तरीके से सब हो सकता है, थोड़ा सा इसमें लगना पड़ेगा, और चीज़ें ऐसी इस तरीके से आसान होंगी एक एक करके। पहले सिंगल लोकेशन और फिर मल्टीपल लोकेशन वहाँ पे फिल करने की कोशिश करिए। इस तरीके से चीज़ों को आसान बनाइए आप। इसमें मैंने एग्जांपल एक का दिया है, आप मल्टीपल तरीके से इसको अपना सकते हैं। हमने इंडिया का बताया, आप वर्ल्ड मैप में फिलअप करने की कोशिश करिए, कौन से मिनरल कहाँ पाए जाते हैं। बाकी जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं, आपकी सहायता के लिए डिस्कशन ग्रुप दिया जाता है, डाउट क्लियरेंस ग्रुप इसको हम लोग आजकल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आप अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम से एसोसिएटेड,
कोई भी सब्जेक्ट से एसोसिएटेड आपका डाउट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित कोई आपका डाउट है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। हमारे कंटेंट, हमारे करंट अफेयर में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। क्विज ग्रुप का कोई डाउट है, टेस्ट सीरीज का कोई डाउट है तो यहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल पेड ग्रुप में नहीं है तो रेमेडी ये है कि आपका कोई डाउट है कंटेंट से संबंधित मेनली, तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर आपका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो लोग डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में आते हैं तो इसमें हमारा तरफ से मतलब हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विदिन 6 आवर्स आपका डाउट सॉल्व किया जाए। और जब एग्जाम आने वाला होता है तो हमारी टीम और भी एक्टिव तरीके से, प्रोएक्टिव तरीके से आपके डाउट्स को डील करती है। तुरंत आपके सवालों का जवाब दिया जाता है अगर आप दिन के समय में पूछते हैं तो डाउट क्लियरनेस वाले अगर आप ग्रुप में हैं तो आपका कोई भी डाउट प्रीलिम्स एग्जाम से संबंधित विदिन 6 आवर्स जो है सॉल्व करके दिया जाएगा। तो इसी के साथ आप लोग अपनी स्टडीज रिज्यूम कर लीजिए। 54 दिवस यहाँ बचे हैं, हर 24 घंटे बाद एक दिवस यहाँ पे कम होता जाएगा। आपको तय करना है कि आप किस तरीके से एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं। 27 मार्च को तो एग्जाम है, लेकिन अगर आप अपनी परीक्षा, अपने जीवट की परीक्षा डेली देने को तैयार हैं, डेली अगर आप 7-8 घंटे यहाँ पे देने को तैयार हैं तो आप यकीन मान के चलिए 17 मार्च का दिवस बहुत खुशहाल रहने वाला है। आप अच्छे तरीके से पेपर करके आएंगे, रिजल्ट भी आएगा, उस पर भी आप देखेंगे कट ऑफ निकल रहा है, फिर तुरंत ही मेंस के लिए लग सकते हैं। ठीक है, जरा भी दुविधा में नहीं रहना पड़ेगा इधर उधर कि कितने सही हो रहे हैं और क्या हमारा चांस बन रहा है या फिर नहीं, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता है मेंस की तैयारी का काफ़ी समय निकल चुका होता है।